नमस्कार, मैं अंकित कुंवर न्यूज़ लाइव 2.0 के इस फेसबुक पेज पर आप सभी दर्शकों का जो भी हमें देख पा रहे हैं सबका स्वागत है। आज हम एक अपने किताबी मुलाकात शो में एक खास किताब और एक खास शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं वो देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में आज उन पर चर्चा होगी। साथ ही उन पर अभी हाल ही में एक किताब लिखी गई है, वाजपेयी द ईयर्स दैट इंडिया दैट चेंज इंडिया। ये किताब लिखी है शक्ति सिन्हा जी ने, जो कि आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। साथ ही शक्ति सिन्हा जी प्राइवेट सेक्रेटरी रह चुके हैं वाजपेयी जी के गवर्नमेंट में। उसके साथ ही वर्तमान तौर पर अगर मैं बताऊं तो शक्ति सिन्हा जी दिल्ली स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस के ऑनररी डायरेक्टर हैं और अभी हमारे साथ वो लाइव जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस फेसबुक चैनल पर। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। जी सर, सबसे पहले चलिए सर शुरुआत करते हैं। जो आपकी किताब है, मैं चाहूंगा कि एक बार आप किताब की कॉपी दर्शकों को दिखाएं। जी, ये आप जैसे देख पा रहे हैं सभी दर्शक, ये वाजपेयी जी के ऊपर जो किताब लिखी गई है उसकी कॉपी है। और किताब जो है पेंगुइन रैंडम हाउस से प्रकाशित हुई है। 368 पन्नों की किताब है, 368 पेज की, और 600 रुपए के आसपास इसका लगभग प्राइस है। तो चलिए सर बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अमेज़न में कम मिल रहा है, अब अमेज़न में ये 350 के आसपास मिल रहा है। तो जी इसलिए अब ज्यादा इफेक्टिव हो गया। जी, डिस्काउंट ऑफर भी है, तो जो भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं वो इसको 350 रुपीज में भी बाई कर सकते हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट, कई अन्य माध्यमों से भी। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने सर वाजपेयी जी के साथ काम किया है, आपने उनको बखूबी देखा है, उनके वेशभूषा से लेकर उनके चरित्र और उनके काम करने के अंदाज से आप परिचित हैं। सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे यही है कि जो आपने किताब लिखी, अपनी सबसे पहले आप जर्नी के बारे में बताएं, और आप एक आईएएस ऑफिसर से फिर एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में प्राइवेट सेक्रेटरी बनने की कहानी, इसके पीछे की जो भी आपकी इंस्पिरेशन है उसको शेयर करें सर। धन्यवाद। हाँ, मैं आईएएस अफसर था, मैं 79 बैच के आईएएस अफसर था। यूनियन टेरिटरीज कार्डर्स कहते थे, अब उसका नाम बदल के अगमुट कार्डर कहते हैं। तो मैं दिल्ली में काम किया हूँ, गोवा में काम किया हूँ, अंडमान में काम किया हूँ, काफ़ी अरसों बाहर रहा हूँ। और वाजपेयी जी के से जान पहचान थी, पारिवारिक जान पहचान थी थोड़ी बहुत। जब 96 में प्रधानमंत्री बने पहली बार, जबकि उनके पास नंबर्स नहीं थे, लगता नहीं सरकार चलेगी, तब मैं उनको ज्वाइन किया प्राइवेट सेक्रेटरी। जब उन्होंने कहा कि देखो तुम मेरे साथ आ जाओगे, अच्छी बात है, परंतु याद रखना ये सरकार चली जाएगी जल्दी, तुमको बाद में तकलीफ ना हो। मैं कहा नहीं, अब एक बार जोड़ रहे हैं तो जोड़ रहे हैं, इसमें अब प्रॉफिट लॉस नहीं देखते हैं। उसके बाद वो विपक्ष में चले गए, तो मैं उनके साथ 1.5 साल रहा एज सेक्रेटरी टू लीड ऑफ अपोजिशन, संसद में है ना, विपक्ष के नेता के सचिव के रूप में उनके साथ काम किया। फिर 58 के चुनाव में प्रधानमंत्री दोबारा बन जाते हैं और इस पर बहुमत के साथ बनते हैं। तो मैं उनके साथ और 1.5 साल रहा टिल अक्टूबर एंड 1999, यानी कुल मिला के 3.5 साल में काम किया। परंतु जैसे मैंने कहा, मैं उनको जानता था पहले से, और क्योंकि उस समय बहुत मुझे कह रहे थे कि जब जो हो रहा है बहुत ऐतिहासिक चीज़ हो रही है, इस पर तुम टिप्पणी एक नोट्स रखते रहा करो, डायरी रखा करो। मैं वैसा तो औपचारिक रूप से डायरी नहीं रखा, बट खास बात को याद रखा और उस पर पढ़ाई भी बाद में की। बहुत दिन बाद बहुत लोगों ने कहा कि नहीं लिखना चाहिए। फिर मेरे पब्लिशर्स में पेंगुइन में और ख़ास तौर पे उनके जो कमिश्निंग एडिटर है मिली ऐश्वर्या जी ने, वो लेकिन नहीं, आपको इस किताब लिखना ही है। तो मैं इसको चुनौती समझ के लिखा। ये केवल मात्र 1.5 साल पर ये फोकस्ड है। हाँ, बाकी इतिहास भी है, ऐसी बात नहीं है, बट 80-85% इस बुक का केवल वो 1.5 साल पर है, और खास चीज़ों पर है जिससे भारत बदला है, जिस तरह से भारत अपने आप को दिखता है बदला है, जिस तरह भारत दुनिया को देखता बदला है, और जिस तरह दुनिया भारत को देखते बदली है। इसलिए मैंने किताब का नाम रखा द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया, यानी कि 1.5 साल में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, कई निर्णय लिए गए हैं, कई नेतृत्व का उदाहरण मिला है जिससे ये बदलता है, भारत को बदल सकता है। तो ये मेरा सफर रहा है। जी सर, और जैसे कि आपने बताया कि आपको उन्होंने कहा कि डायरी आप रखिए और उसके बाद उसमें सारी चीज़ों को नोट करना आप, और फिर
कब आपने उन चीज़ों को फॉलो भी किया, लेकिन विदाउट डायरी भी आपने एक इतनी 368 पन्नों की किताब लिखी और इतनी सारी चीज़ें याद रखना सर, ये काबिले तारीफ है। सर नहीं, मैं मेरा अपने दूसरा आप को सवाल ज़्यादा नहीं, एक मिनट अंकित जी, मैं अपने आप को उतना क्रेडिट नहीं दूंगा। मैं इस किताब जी के लिए बहुत शोध किया, मैंने 1.5 साल उस दौरान सारी अखबारें पढ़ी, मैगजीन्स पढ़े, उस दौरान के बाद जो किताबें लिखी गई थी, विश्लेषण था, उसको मैंने इकट्ठा किया, पढ़ा कि याददाश्त तो है, बट याददाश्त में कई बार कमी रह जाती है, छूट रह जाता है, तो वो सही नहीं जी होता केवल याददाश्त के आधार पर लिखना। आवश्यक था कि इस पर शोध किया जाए, तो मैं वो सब किया हूँ, इसलिए ये किताब थोड़ी मोटी सी है। जी जी, कोई दिक्कत। जी सर, जैसे कि अभी मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपने बताया कि वाजपेयी जी के साथ आप लंबे समय से रहे, उनको आप जानते थे करीब से। लेकिन अगर मैं बात करूं सर, जब भी राजनीति की बात होती है, और जैसे आपने अपने किताब का भी टाइटल रखा है कि 1 साल में जो भी परिवर्तन हुए इंडिया में, उन सारी चीज़ों को आपने उसमें बखूबी बताया है। उसके बाद एक नया भारत का जन्म होता है। अगर मैं सर बात करूं तो 2014 से पहले अगर देखा जाए, 1996 से लेकर 2014 तक, तो आपने बहुत बखूबी जिक्र किया गठबंधन सरकार का, जो कि वाजपेयी जी ने भी उस चुनौती को स्वीकार किया था। लेकिन इस बीच अगर देखें तो गठबंधन सरकार के आने के बाद से, अगर हम राजनीति में देखें तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कम हुई है, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में भी एक ड्रॉप डाउन आया है सर। आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि वाजपेयी जी के सामने भी एक बड़ी चुनौती थी उस समय भी, ये दोनों चीजें। इसके बावजूद एक बात सही कहते हैं, अगर आपके पास 22-23 पार्टनर्स रहे, सहयोगी दल रहे हैं, और वो छोटे भी दल रहे, बट जब आपका पार्लियामेंट में आपकी बहुमत ही 1 और 2 की रहती है, तो 1 और 2 MP भी बहुत महत्व रखता है। जरूर तकलीफ होती है, कष्ट होता है क्विक डिसीजन मेकिंग में, परंतु साथ पर साथ ये चुनौती रहती है कि किस तरीके से जो आवश्यक है देश के लिए, आज के भारत के लिए नहीं, बल्कि भारत के भविष्य के लिए आवश्यक है, उसमें किस तरीके से एक डायलॉग शुरू करना पड़ता है, लोगों के साथ बातचीत, उनकी बातें सुनना, सुनाना, और किस तरीके से थोड़ा गिव एंड टेक के साथ नीति बनती है। चुनौती बहुत बड़ी थे अवश्य, परंतु ऐसी नहीं बात है कि आपने वहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, अपॉर्चुनिटी भी बहुत मिली काम करने का, और कई बहुत अच्छे निर्णय लिए गए, जबकि सरकार खुद डगमडोल थी, सरकार स्थिर नहीं थी, लगता था कि आज शायद आज कल में सरकार जाने वाली है। इसके बावजूद भी जहाँ उद्देश्य साफ रहता है और डिटर्मिनेशन रहता है, तो फिर भी काम हो जाती है। ऐसी बात नहीं है कि आपको सब कुछ अच्छा चाहिए, बिगड़ी परिस्थिति में भी अच्छा काम हो सकता है। जी सर। जैसे कि मैंने सर अभी गठबंधन सरकार के संदर्भ में आपसे सवाल पूछा था, तो आपने अपनी किताब में सर लिखा है कि तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे KR नारायण जी, उन्होंने बीजेपी की आइडियोलॉजी को कांग्रेस के मुताबिक कम आंका था। उन्होंने कहा था कि मतलब एक तरह की चुनौती थी वाजपेयी जी के सामने, उस समय राष्ट्रपति KR नारायण थे और वाजपेयी जी देश की बागडोर संभाल रहे थे। लेकिन इस बीच अगर देखा जाए तो वाजपेयी जी ने भाजपा के साथ साथ देश को भी एक नए लेवल पर खड़ा करने के लिए काम किया है, और वो बखूबी सराहनीय है। जैसे कि आपने अपने बुक में भी इस बारे में चर्चा की है। लेकिन मैं सर जानना चाहूंगा कि इस समय कैसी चुनौतियां थी जो वाजपेयी जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। अगर मैं बात करूं तो जब 1999 में कारगिल वॉर, जो कि भारत पाकिस्तान की भी एक सबसे बड़ी एकदम चुनौती थी, इस बीच वाजपेयी जी का क्या स्टैंड था, ये सारी चीज आप क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि आप उनके साथ थे और आपने बखूबी एक एज ए प्राइवेट सेक्रेटरी उनकी हेल्प की थी। जरूर अवश्य करेंगे। इतना भी नहीं करेंगे कि लोग मेरा किताब ना पढ़े, उतना ही फर्क करेंगे कि लोग को लगे कि हाँ किताब पढ़ना चाहिए। देखिए, जी बहुत जी जी चुनौतियां थी, आर्थिक चुनौती बहुत थी, भारत का आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति थी जब वाजपेयी जी सत्ता में आते हैं 58 में। बहुत ही बुरा हाल था भारत का। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया, टेलीकॉम पॉलिसी खराब थी, उससे टेलीकॉम कंपनी बंद हो रही थी, उसको बचाया गया, और इस तरीके से बचाया गया कि कोई ना कहे कि किसी की तरफ हमने बेनिफिट दिया हो। भारतीय इकोनॉमी के लिए, भारतीय जनता के लिए अच्छा चीज़ थी। सड़कें बनाई गई, नेशनल हाईवेज, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ग्राम सड़क योजना। फिर सरकारी कंपनी का निजीकरण भी शुरू हो गया। उससे मार्केट को सिग्नल गया कि ये सरकार बिजनेस को सपोर्ट करेगी, निवेश लाएगी। जब निवेश आता है तो एम्प्लॉयमेंट आता है। पॉलिटिकल भी ट्रबल था, वाजपेयी जी ने बहुत हिम्मत करके पोखरण में टेस्ट किया, फिर पाकिस्तान का टेस्ट हुआ, भारत पर सैंक्शंस पड़ी, उसके बावजूद भी भारत उसको आगे बढ़ा पाया।
इतना तक उन्होंने हिम्मत दिखाई कि वो लाहौर भी चले गए दिखाने के लिए कि भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। मित्र ना भी हो पाए, मित्र होना चाहिए, अगर मित्र ना भी हो पाए कम से कम साथ रहना चाहिए। पॉलिटिकल उन्होंने करेज दिखाया। उनका जवाब मिला, दिल्ली में सरकार गिरी और पाकिस्तान ने करगिल पर हमला कर दिया। उस हमले में उन्होंने जो नेतृत्व दिखाए, भारत का देश दिखाया कि भारत एक साथ जुट करके लड़ेगा, ना केवल आर्मी बट एयरफोर्स और नेवी भी लड़ाई में अलग अलग तरीके से रोल प्ले करेगा, और जितना ओपन आर्मी को चाहिए ऑपरेट करने के लिए उतना उन्हें दी जाएगी कि भारत पाकिस्तान को अपने टेरिटरी से निकाले, परंतु ऐसे तरीके से निकाले कि विश्व को ना लगे कि दो न्यूक्लियर कंट्रीज बगल बगल है, वो लड़ाई कर रही हैं। उसे न्यूक्लियर वॉर अगर होता तो तीसरा महायुद्ध हो सकता था। तो किस तरीके से बड़े नियंत्रण के साथ, नियंत्रित रूप से आपने लड़ाई लड़नी है, हारनी नहीं है, अपने टेरिटरी वापस लेना है, जमीन वापस लेनी है। तो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन था। मेरे ख्याल से वाजपेयी जी ने दिखा दिया नेतृत्व उसमें कि हाँ, वो किसी से कम नहीं है भारत की रक्षा करने में, परंतु ऐसा भी काम कोई नहीं करेंगे जिससे विश्व को लगे कि भारत गड़बड़ कर रहा है। और ये पहला भारत पाकिस्तान युद्ध है, चौथा युद्ध है, पहला युद्ध है भारत पाकिस्तान, जबकि पूरा विश्व भारत के साथ था, ना कि भारत के खिलाफ था। ये बहुत बड़ी बात है। बांग्लादेश युद्ध तक में विश्व कह रहा था सीज फायर कीजिए, सीज फायर कीजिए, ढाका नहीं बचता, बांग्लादेश नहीं बनता अगर विश्व की बात जान जाती। इंदिरा गांधी को अकेले लड़ना पड़ा। इस बार सारा विश्व भारत के साथ था, आप जो कर रहे सही कर रहे। तो वो चेंज लाने, जो इसलिए कहा ना हियर द चेंज इंडिया, विश्व भारत को दूसरी नजर से देखने लगा। वो कोई मामूली बात नहीं है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण काम था। अच्छा भी करना, भारत का इमेज भी इम्प्रूव करना साथ साथ। जी सर। एक सर आपसे वाजपेयी जी के संदर्भ में एक सवाल ये है कि जैसे वाजपेयी जी शुरू से ट्रेडिशनल वेशभूषा में रहते थे, और साथ में अगर देखा जाए तो उनकी जो ट्रेडिशनल वेशभूषा थी, जो वैल्यूज थे, उस पर बहुत ही वो स्ट्रिक्ट थे और उनका कड़ाई से पालन करते थे। लेकिन इस बीच एक मॉडर्न डेमोक्रेसी में खुद को स्थापित करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। अगर हम देखें तो 1999 कोई ओल्ड पीरियड नहीं था इंडिया के लिए, क्योंकि 1947 में ऑलरेडी हमारे कई ऐसे जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे इंदिरा गांधी हों, कई ऐसे नेता रह चुके हैं जो कि जिन्होंने अपने ईयर्स में चेंज लाया है। तो वाजपेयी जी के सामने क्या वेशभूषा और उनका जो ट्रेडिशनल वियरिंग था, ट्रेडिशनल क्लॉथ्स वो पहनते थे, वैल्यूज थे, उसको लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे? वो शुरू से ही ऐसे थे या? मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। वाजपेयी जी हाँ भारतीय थे, बड़े गर्व के साथ भारतीय थे, हिंदू थे, खुशी से हिंदू थे, गर्व था। उन्होंने कविता भी लिखी है हिंदू के बारे में। वेशभूषा अक्सर भारतीय पहनते थे, धोती पहनते थे, धोती और कुर्ता पहनते थे अक्सर, परंतु ऐसा नहीं कि हरदम। ठंड में वो पैंट भी पहनते थे, अब कई जगह दिखेगा वो सफारी सूट में भी रहते थे, ऐसी बात नहीं है। वो कंफर्टेबल थे। बेसिकली उनको ये दिखाना नहीं, भारतीय दिखाना नहीं था किसी को कि मैं भारतीय हूँ। उन्हें आत्मविश्वास था कि मैं भारतीय हूँ, है ना। तो इसलिए वो काफी फ्लेक्सिबल थे, एडजस्टेबल थे लोग के साथ, खाने पीने में भी। अल्जीरिया गए तो वहां का खाना मिल गया, यहाँ हो गए। हाँ, भारतीय तो कन कन में भारतीय थे, हर खून के लघु लघु में भारत लिखा हुआ था उनमें, वो था। परंतु ये सब मामले में वो रिजिड नहीं थे, और बाकी लोग पर छूट थी, जिसको जो मरे पहने खाए पिए, ऐसी कोई बात नहीं थी। जी सर, एक सवाल ये है कि जैसे आपने बताया कि वो भारतीय थे और बखूबी वो उनका ट्रेडिशन ही वैसा था, लेकिन अगर मैं बात करूं सर, तो अभी आज के समय में हम अगर बीजेपी के किसी भी लीडर को देखते हैं तो हमारे पास दो तरह की बातें सामने आती है। एक तो हम उनको कम्युनल वे में देखते हैं, और एक वो लीडरशिप जो लीड कर रहे हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, या कई भाजपा के लीडर लालकृष्ण आडवाणी भी हैं। लेकिन वाजपेयी जी इनसे बिल्कुल अलग थे। उन्हें एक अच्छे इंसान, एक जैसे आपने अपने किताब के फर्स्ट पेज पे नरेंद्र मोदी जी ने कमेंट किया है, जो कि आपने दिखाया, उन्होंने लिखा है कि वाजपेयी वाज अ ग्रेट लीडर एंड अ गुरु, एंड जो भी उन्होंने लिखा उनके संदर्भ में, तो वाजपेयी जी को कभी भी एंगल से नहीं देखा गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। से एक राष्ट्रीय नहीं, वो तो बात सही कह रहे हैं, वो थे एकदम कम्युनल नहीं थे, परंतु मेरे एक चैप्टर, लास्ट चैप्टर में लिखा किस तरीके से उन्हें कम्युनल बुलाया जाता था तब भी। वही आलोचक जो आज
भारतीय जनता पार्टी को या मोदी जी को बोलती है कम्युनल है, और अटल जी को याद करती है कैसे थे, उस समय वही लोग अटल जी को भी कम्युनल कहते थे कि ये सैफरन एजेंडा लेके आए हैं, हिडन एजेंडा इनका है, ये शिक्षा में बदलाव ला रहे हैं, आईएनबी में बदलाव ला रहे हैं, सब जगह उसको भगवा को घुसा रहे हैं। तो कई भाषण उनका उसमें बोली जाती थी, जबकि वो थे देश प्रेमी थे। जैसे मैंने कहा, हिंदू थे, बहुत खुशी से हिंदू थे, लिखा है उसके बारे में उन्होंने, हिंदू तन मन में कुछ है, अच्छा लिखा उन्होंने। परंतु हिंदू का मतलब ये नहीं कि दूसरे के खिलाफ आप हो, यही रहे कि आप जुड़े हुए धरती से, मातृभूमि से आप जुड़े हुए हैं, आपका प्राथमिक लॉयल्टी जो है वो रहेगा मातृभूमि को, उस पर वो विश्वास करते थे, और बाकी भी नेता उस पर विश्वास करते हैं। हाँ, कोई दो आदमी एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग पहलू रहती है, कोई एक को ज्यादा महत्व देता है, कोई दूसरा को देता है, समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है, हर बार कंपैरिजन करने में ये कमी कभी हो सकती है।